है गाइज, आदर्श ज्ञान क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा चलने वाला साइंस का छठा सीरीज है। इससे पहले हम अपॉर्चुनिटी 5 सीरीज डाल चुके हैं। चलिए हम बातचीत न करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज फंक ने 1912 में किया था, लेकिन विटामिन की खोज हॉपकिंस ने किया था। हॉपकिंस ने, और विटामिन शब्द जो विटामिन नाम दिया था, वो विटामिन नाम किसने दिया था? फंक ने। विटामिन जो नाम दिया था वो फंक ने दिया था, इसलिए हम विटामिन की खोज करता फंक को कहते हैं, वरना विटामिन की खोज हॉपकिंस ने किया था, लेकिन विटामिन नाम जो विटामिन नाम है उसने फंक ने दिया था, इसलिए विटामिन की खोज करता हम फंक को मानते हैं। रुधिर की परिवहन की खोज किसने की थी? रुधिर परिवहन की खोज यानी हमारे ब्लड में जो रुधिर जाता है, इस परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने किया था। विलियम हार्वे ने किया था। विटामिन के का रासायनिक नाम, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। फिलोक्विनोन है। विटामिन के हमारे ब्लड को थक्का बनाने में अहम भूमिका निभाता है। फिर देखें विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। रतौंधी। विटामिन ए सबसे ज्यादा हम लोग देखें तो गोल्डन राइस, पहले तो गाजर में होता है, गाजर में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद होता है गोल्डन राइस में भी। गोल्डन राइस में भी होता है, सबसे ज्यादा गाजर में होता है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने 1774 में किया था। अगला है होम्योपैथी। होम्योपैथी का सपना किसने की थी? होम्योपैथी का सपना हैनीमैन ने किया था। हैनीमैन ने किया था। इक्वेरेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात होता है। इक्वेरेजिया को हम लोग अम्लराज भी कहते हैं, जैसे शाही जल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3 जो यहाँ पे 3, तो यहाँ पर देखा तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लिखते हैं, तो इसका अनुपात होता है 3:1। फिर यहाँ पे होते हैं अम्ल का लिटमस पथ पर प्रभाव को लिखें। अम्ल नीला को लाल कर देता है, जैसे अनिल, तो अम्ल नीला को लाल कर देता है, तो अम्ल लिटमस पथ पर प्रभाव को लिखे तो अम्ल नीला लिटमस पथ को क्या कर देगा? लाल। नीला लिटमस को कर देता है, लाल कर देता है। चलिए इसका हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवा क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में अनंत पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? अवतल दर्पण में, चलिए हम समझते हैं बढ़िया से कॉन्सेप्ट से। ये अवतल दर्पण हो गया। मान ली बाहर वाली सतह हमने कलर कर दिया, यहां से हम लेते हैं, इसको हम P मानते हैं, यहां मान लेते हैं C है, और ये क्या हो गया? F हो गया। यहां पे मान लेते इनफाइनाइट हो गया। इस पे 6 पॉसिबल होते हैं जो इमेज बनते हैं, 6 पॉसिबिलिटी होती है। यहाँ पे देखिए, यदि वस्तु इनफाइनाइट पे हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। यदि प्रतिबिंब इनफाइनाइट और C के बीच हो तो प्रतिबिंब C और F के बीच बनेगा। यदि वस्तु C पर हो तो प्रतिबिंब C पर बनेगा। यदि वस्तु C और F के बीच हो तो प्रतिबिंब इनफाइनाइट और C के बीच बनेगा। यदि प्रतिबिंब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और वस्तु यदि F और P के बीच हो तो प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा दर्पण से पीछे बनता है, दर्पण के पीछे। तो कुल 6 पॉसिबिलिटी होती है यहाँ बनने के लिए। यहाँ पे देखें, यदि 1 नंबर वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब
फोकस पर। 2 नंबर, यदि वस्तु अनंत और सी के बीच तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच यहां प्रतिबिंब बनेगा। यदि वस्तु सी पर 3 नंबर तो प्रतिबिंब सी पर। यदि वस्तु सी और एफ के बीच 4 नंबर तो प्रतिबिंब इनफाइनाइट और सी के बीच 4 नंबर। यदि वस्तु एफ पर 5 नंबर तो प्रतिबिंब इनफाइनाइट पर 5 नंबर। 6 नंबर, यदि वस्तु एफ और पी के बीच तो प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। यहां पर देखें तो इन 2 केस में जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब बनता है छोटा, ये 2 प्रतिबिंब बनता है बड़ा और एक प्रतिबिंब बनता है बराबर बराबर। लेकिन तीनों केस में वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ये हमारे प्रतिबिंब है अवतल दर्पण में। चलिए और क्वेश्चन 10 नंबर अब देखते हैं। 10 नंबर, प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उसकी आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य व वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहां पर देखें तो आवृत्ति ज्यों का त्यों रहता है, आवृत्ति ज्यों का त्यों, आवृत्ति ज्यों का त्यों, लेकिन तरंगदैर्घ्य और वेग बदल जाता है। तरंगदैर्घ्य और वेग बदल जाता है, बदल जाता है। सोने को घोला जा सकता है। सोने को अम्लराज यानी नाइट्रिक अम्ल, अम्लराज यानी नाइट्रिक अम्ल और HCl के मिश्रण में इसे घोला जा सकता है। सिंदूर, सिंदूर किसे कहते हैं, Pb3O4, हम इसे लेड पेरोक्साइड भी कहते हैं। डैश को क्विकलाइम भी कहते हैं, क्विकलाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विकलाइम कहते हैं यानी कली चूना कहते हैं। कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। कास्टिक सोडा के नाम से हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH को हम लोग कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा 15वां क्वेश्चन है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला है, बेकिंग पाउडर बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर की हम लोग बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल के मिश्रण से बेकिंग पाउडर बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। या हार्डा भी नहीं काटने से भी, जितने चीजें काटने से, डंक मारने से दर्द होता है उन सभी में देखें तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। खासतौर पर लाल चींटियों में फॉर्मिक अम्ल, इसी से इन्हें काटने से चाहे इन्हें डंक मारने से दर्द होता है। पानी में घुलनशील विटामिन, पानी में घुलनशील विटामिन की बात करें तो बी और सी पानी में घुलनशील होते हैं, जबकि KEDA कीड़ा जिसे हम लोग कह सकते हैं, एक KEDA विटामिन KEDA वसा में घुलनशील होते हैं। लिटमस पत्र मैंने लिटमस पत्र वही किससे प्राप्त किया जाता है। लिटमस पत्र लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, लाइकेन से। अगला है, उच्च श्रेणी का कोयला माना जाता है। हम लोग कोयला की बात करें तो कोयला 4 तरह के होते हैं, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। इसमें एंथ्रासाइट उच्च श्रेणी का कोयला माना जाता है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा 94% होती है। वीडियो देखिए, वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।